वंदे मातरम। आप सभी का नेटवर्क 10 में स्वागत है। मैं हूं संजय गिरी गोस्वामी। गर्मी बढ़ रही है, साथ साथ चुनाव की गर्मी भी बढ़ रही है। जी हाँ, लोकसभा 2024 के जो चुनाव हो रहे हैं उसे लेकर भी बहुत सारी चर्चाएं हैं। मतलब हम ये कहेंगे कि गर्मी के साथ साथ चुनावी गर्मी दोनों लगातार बढ़ती हुई। अगर बात करें लोकसभा चुनाव में दूसरे चरण को लेकर, तो यहाँ पर लगभग 89 सीटों पर जो चुनाव हुआ है, इस चरण में अगर हम देखें तो केरल की सभी 20 सीटों पर, राजस्थान की 13, मध्य प्रदेश की 7, उत्तर प्रदेश की 8, एमपी और असम की 5-5 सीटों को मिलाकर इस बार चुनाव हुए हैं। इनमें सियासत के कई दिग्गजों की प्रतिष्ठा दांव पर है। कुछ सीटों में कसमकस है, कुछ सीटों पर सियासी नाटकीयता भी है। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की सीट भी इसी चरण में है, तो कुछ केंद्रीय मंत्री भी चुनावी मैदान में थे। फिल्मी और टीवी दुनिया के जो लोग थे, जो सितारे थे, वो भी इसी चुनाव मैदान में इसी चरण में है। आइए पहले आपको ऐसी 5 सीटों के बारे में बताएं जो खासी सुर्खियों में रही है। केरल की वायनाड सीट सुर्खियों में। आखिर इस पर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जो चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल गांधी के सामने सीपीएम ने कड़ी चुनौती दी है, तो बीजेपी ने भी अपने राज्य के अध्यक्ष पी सुरेंद्र को चुनाव मैदान में उतारकर संघर्ष त्रिकोणीय बना दिया है। दिलचस्प यह है कि इस सीट के बहाने देश की सियासत पर भी खासी बहस हुई है। वायनाड सीट सुर्खियों में। 2019 में राहुल गांधी ने यहां से चुनाव लड़ा, सबको चौंकाया। तब वायनाड से राहुल के चुनाव लड़ने पर यह सीट सुर्खियों में आई थी। इस बार भी राहुल गांधी के चुनाव लड़ने से इस सीट पर दुनिया भर की नजरें हैं। इस बार सियासी नजारे काफी बदले हुए हैं। सीपीआई ने यहां एनी राजा को उम्मीदवार बनाया। एनी राजा कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के नेता के राजा की पत्नी है। बीजेपी ने यहां प्रदेश अध्यक्ष पी सुरेंद्रन को चुनाव मैदान में उतारा है। कोझिकोड के रहने वाले पी सुरेंद्रन इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। पीएम मोदी ने खास तौर वायनाड में मुकाबले को बेहतर बनाने के लिए उन्हें मैदान में उतारा है। वायनाड का अर्थ है धान की भूमि। 1980 में वायनाड केरल का 12वां जिला बना। इसमें 7 सीटें आती हैं, जिनमें मानंतवाड़ी, सुल्तान बेतरी, इरंद, निलंबूर, वंडूर, कलपटा शामिल है। वायनाड में 3 जिले शामिल है, वायनाड, मल्लापुरम और कोझिकोड। वायनाड में 13 लाख मतदाता हैं। 45% मुस्लिम, 13% ईसाई और 42% हिंदू है। वायनाड प्राकृतिक सौंदर्य के लिए भी जाना जाता है। कॉफी और काली मिर्च के लिए यह प्रसिद्ध जगह है। स्वास्थ्य, परिवहन, शिक्षा को लेकर यहाँ समय समय पर बात उठती रही है। मेडिकल कॉलेज की भी यहाँ पर मांग रही है। वायनाड 2009 में परिसीमन के बाद संसदीय सीट बनी। यह सीट कांग्रेस के प्रभाव में रही है। 2014 में यहाँ कांग्रेस के एमआई शानवास चुनाव जीते। 2019 में राहुल गांधी को अमेठी के अलावा एक और सीट पर चुनाव लड़ाने की रणनीति बनी। कहा जाता है कि कांग्रेस महासचिव वेणुगोपाल ने राहुल गांधी को इस सीट पर लड़ने का सुझाव दिया था। इसकी वजह यहाँ के जातीय ताने बाने को भी देखा जाता है। राहुल गांधी के लिए मुस्लिम लीग और दूसरे मुस्लिम संगठन जो है वो भी उनके साथ समर्थन में आए। राहुल गांधी ने 64% मत लेकर ये चुनाव जीता था। 2024 में राहुल गांधी के सामने सीपीआई की जबरदस्त चुनौती है। उनकी बहन प्रियंका गांधी ने वायनाड में रोड शो किया है। चुनाव से पहले खूब वार पलटवार भी चल रहे हैं। सीपीआई ने कहा है कि राहुल को उन राज्यों में लड़ना चाहिए जहां बीजेपी से आमना सामना है। सीपीआई और कांग्रेस ने एक दूसरे पर बीजेपी से मिले होने का आरोप भी लगाया। कांग्रेस ने कहा कि राहुल वायनाड से जीत चुके हैं। 2019 में कांग्रेस को केरल में शानदार सफलता मिली थी। मुख्यमंत्री विजयन ने भी राहुल पर तंज कसे हैं।
इस बार मुस्लिम लीग कांग्रेस के समर्थन में है, लेकिन खुलकर नहीं है। वहीं पीएफआई खुलकर समर्थन में कांग्रेस के साथ आई है। बीजेपी ने ईसाई मतदाताओं पर भी इस बार फोकस किया है। पीएम मोदी कई धर्मगुरुओं से भी मिले हैं। कैथोलिक चर्च के जो बिशप हैं उन्होंने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी भी अछूत पार्टी नहीं है। केरल में लव जिहाद का मामला काफी उछला, खासकर क्रिश्चियन इससे नाराज हुए। सीपीआई की कोशिश मुस्लिम समाज को साधने की है। यहीं कांग्रेस सीपीआई का जो पेच है वो फंसा हुआ दिखता है। वायनाड और अमेठी के बहाने पीएम मोदी ने भी कई बार तंज कसे हैं। कांग्रेस ने भी जमकर पलटवार किया है। वायनाड में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के पोस्टर भी नजर आ रहे हैं। उसके अलावा राहुल गांधी यहां पर काफी मशहूर भी हैं, पॉपुलर भी हैं, प्रसिद्ध भी हैं, लोगों के लोकप्रिय नेता भी हैं। देखने वाली बात यह होगी कि इस बार वायनाड का जो रण है वहां पर जो सहरा सजेगा वो आखिर जो सांसद का जो तबका है वो मिलेगा तो वो किसे मिलेगा। छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल राजनांदगांव सीट से चुनाव लड़े। उन्हें बीजेपी के वर्तमान सांसद संतोष पांडे से कड़ी टक्कर मिलती नजर आई। छत्तीसगढ़ की सीट में खासा रोमांचक मुकाबला हुआ है। छत्तीसगढ़ के दूसरे चरण में जिन 3 सीटों पर चुनाव हुए उनमें राजनांदगांव की सीट भी शामिल है। यहाँ छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ताल ठोक रहे हैं। उनके सामने बीजेपी के संतोष पांडे हैं। संतोष पांडे ने 2019 में कांग्रेस के प्रत्याशी भेलाराम साहू को हराया था। इससे पहले 2014 में भी यह सीट भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। भूपेश बघेल के चुनाव मैदान में आने से यह सीट खासी रोचक हो गई है। भूपेश बघेल ने जितनी मेहनत विधानसभा में कांग्रेस के लिए की, ऐसे इस बार इस सीट पर भी उन्होंने पूरी ताकत झोंक दी है। राजनांदगांव से बीजेपी नेता और पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह विधायक भी हैं। ऐसे में उनकी प्रतिष्ठा भी दांव पर है। राजनांदगांव में 8 विधानसभा खैरागढ़, डोंगरगांव, खुजी मोहल्ला, मानपुर, कवर्धा, पंडरिया शामिल है। इनमें 5 पर कांग्रेस काबिज है। 1957 से अब तक हुए 17 लोकसभा चुनाव में 9 बार कांग्रेस और 8 बार भारतीय जनता पार्टी ने इस सीट पर जीत हासिल की है। कई दिग्गज पहले भी चुनाव लड़ चुके हैं। 1999 में रमन सिंह और मोतीलाल वोरा के बीच चुनावी मुकाबला हुआ। यहां आदिवासी 35% और पिछड़े 30% है। राजनांदगांव का इलाका जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में आता है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ग्रामीण क्षेत्रों को साधने की कोशिश करते नजर आए। कांग्रेस ने राज्य विधानसभा चुनाव भूपेश बघेल के नेतृत्व में लड़ा था। कांग्रेस सत्ता को कायम नहीं रख सकी, लेकिन इस बार जो चुनाव चल रहा है उसमें जो पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं वो कहीं ना कहीं भारी पड़ते नजर आ रहे हैं। देखने वाली बात यहां पर भी ये रहेगी कि जो सांसद का जो तबका है, जो सांसद है, वहां पर कौन बन पाता है। लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द लौटेंगे आपके बीच। ब्रेक के बाद आपका स्वागत। हम बात कर रहे हैं जो दूसरा चरण हुआ है उसमें कौन कौन सी सीट महत्वपूर्ण बनी रही, किन किन सीटों की सबसे ज्यादा चर्चा रही। बात करते हैं लोकसभा चुनाव में मथुरा की। जी हां, बड़ी हॉट सीट है। इस पर बीजेपी ने एक बार फिर प्रसिद्ध अभिनेत्री हेमा मालिनी पर विश्वास जताया है। वो तीसरी बार चुनाव लड़ी। मथुरा वृंदावन की कुंज गलियों में सियासी माहौल रहा। सपा कांग्रेस गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के पास रही। कांग्रेस ने मुकेश धनगर और बसपा से सुरेश सिंह चुनावी मैदान में डटे रहे। मथुरा यूपी की एक हॉट सीट है। सीएम योगी ने चुनावी प्रचार की शुरुआत इसी संसदीय क्षेत्र से, इसी सीट से की।
मथुरा वृंदावन धर्म, अध्यात्म और प्राचीन संस्कृति का क्षेत्र ब्रजधाम है। यह अनूठा भी है और चुनाव की यहाँ इस बार बयार भी है। मथुरा बाहरी प्रत्याशियों के लिए उदार रहा है। मनीराम, बागड़ी राजा, महेंद्र, जयंत, हेमा मालिनी यहाँ से चुनाव जीतते रहे हैं। बांके बिहारी का भव्य कॉरिडोर बनने से यह सीट चर्चा में भी है। हेमा मालिनी ने कॉरिडोर को जो प्राथमिकताएं दी है वो कहीं ना कहीं उनका मजबूत पक्ष रहा है। मथुरा का ये क्षेत्र प्रभावी जाट बेल्ट में आता है। 20 साल से कांग्रेस को यहाँ जीत का इंतजार है। बसपा का भी यहाँ खाता नहीं खुला है। मथुरा में लोकसभा का पहला जो चुनाव था 1952, दूसरा 1957 जो चुनाव हुआ वो निर्दलीय ने चुनाव जीता था। 1962 से 1977 तक ये सीट कांग्रेस के प्रभाव में रही। 1977 में भारतीय लोक दल को यहां से सफलता मिली और 2014 में मोदी लहर में अभिनेत्री हेमा मालिनी ने इस सीट पर जीत हासिल की। जाट मुस्लिम वोट अलग होने से आरएलडी की पराजय। 2024 में हेमा मालिनी हैट्रिक लगाने की जो कोशिश है वो कर रही है। बीजेपी की राह रोकने के लिए कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कहीं ना कहीं कांग्रेस भी लगातार ये प्रयास कर रही है कि ये सीट वापस उसके खाते में आ जाए। हेमा मालिनी ने तब सपा आरएलडी बसपा के प्रत्याशी जयंत चौधरी को चुनाव हराया था। हेमा मालिनी 3 लाख से ज्यादा वोटों से सफलता हासिल की थी उस दौरान। 2019 के चुनाव में हेमा मालिनी ने फिर जीत हासिल की। उन्होंने सपा आरएलडी के प्रत्याशी को 2,93,000 वोटों से हराया था। देखने लायक बात यह है कि इस बार आरएलडी बीजेपी के साथ है। बीजेपी ने बड़ी अवस्था के बाद भी हेमा मालिनी पर भरोसा जताया है। सपा कांग्रेस गठबंधन में यह सीट कांग्रेस के कोटे में गई है। जाट बेल्ट की सीट पर सपा स्वयं चुनाव मैदान में नहीं उतरी। साइकिल लेन इलाकों में कई बार कोशिश की लेकिन नहीं दौड़ पाई। सपा को कभी आरएलडी कभी कांग्रेस का सहयोगी बनना पड़ा। पिछले चुनाव में भी सपा केवल गाजियाबाद में ही लड़ी थी। कांग्रेस के प्रत्याशी मुकेश धनगरों को अनुसूचित जाति में शामिल कराने के लिए प्रयासरत रहे हैं। बसपा प्रत्याशी सुरेश सिंह पूर्व में बसपा ने उन्हें इस बार अपना प्रत्याशी बनाया है। बीजेपी मोदी की छवि पर भी वोट मांग रही है। हेमा का अपना भी एक कद है, स्टारडम भी है और बीजेपी कह रही है कि मथुरा पर जो फोकस है उसमें मथुरा में अगर हम देखा जाए तो 19,29,000 मतदाता हैं। पिछली बार की तुलना में 1 लाख मतदाता ज्यादा बढ़े हैं। 20% के लगभग जाट, 20% के लगभग ब्राह्मण, 16% के लगभग ठाकुर, 12% के लगभग वैश्य और 8% के लगभग SC/ST का वोटर है। 6% मुस्लिम मथुरा लोकसभा में आता है। विधानसभा की अगर हम बात करें तो छतामत, गोवर्धन मथुरा और बलदेव मथुरा लोकसभा की सीटें हैं। 2022 में भी सभी विधानसभा सीट बीजेपी ने जीती। मथुरा की प्रत्याशी हेमा मालिनी सोशल मीडिया पर भी काफी सक्रिय है। गेहूं की काटती तस्वीर, जयंत हेमा मालिनी के पोस्टर, इस तरीके की बहुत सारी चीजें वहां पर देखी जा सकती हैं। केरल की 20 सीटों में अगर बात वायनाड की है तो उसके अलावा एक और सीट है तिरुवनंतपुरम की। जी हाँ, ये भी सीट बड़ी खास बनी हुई है। कांग्रेस प्रत्याशी शशि थरूर चौथी बार जीत के लिए प्रयास करते नजर आ रहे हैं, लेकिन बीजेपी ने भी केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर दांव लगाया है। सीपीएम भी मुकाबले को त्रिकोणीय बनाने के लिए जोर आजमाइश कर रही है। तिरुवनंतपुरम में देश का पहला टेक्नोपार्क स्थापित हुआ। आईटी की कई नामी कंपनियां, 2000 साल पुराना पद्मनाभ स्वामी मंदिर भी यहाँ है और पर्यटन के लिए भी ये जाना जाता है। तिरुवनंतपुरम कांतिरुवनंतपुर में त्रिकोणीय मुकाबला 2009, 2014 और 2019 में देखने में आया, लेकिन शशि थरूर यहाँ पर तीनों चुनाव जीते। शशि थरूर संयुक्त राष्ट्र में उच्च पदों पर भी रहे हैं। शशि थरूर अपनी खास स्टाइल और बेबाकी के लिए भी जाने जाते हैं। कांग्रेस का अध्यक्ष पद का चुनाव भी लड़ चुके हैं। वहीं शशि थरूर के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी ने केंद्रीय राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर पर दांव लगाया है। कौशल विकास और उद्यमशीलता विभाग के राज्य मंत्री हैं राजीव चंद्रशेखर कर्नाटक से राज्यसभा के सांसद हैं। राजीव चंद्रशेखर कंप्यूटर साइंस के विशेषज्ञ हैं। राजीव चंद्रशेखर शशि थरूर
और चंद्रशेखर दोनों अपनी अपनी पार्टियों के लिए चर्चित चेहरा भी है। सीपीआई प्रत्याशी रविंद्रन के मैदान में आने से मुकाबला रोचक बन गया। पी रविंद्रन यहाँ के सांसद रह चुके हैं। कांग्रेस और सीपीआई का ये जो मुकाबला है लगातार होता रहा है। अब तक 18 लोकसभा चुनाव हुए हैं। कांग्रेस ने 9, निर्दलीय 4 और सीपीआई को 4 बार जीत हासिल हुई है। देश के पहले 3 आम चुनाव में इस सीट पर निर्दलीय जीते। 1971 में वीके कृष्ण मेनन इस सीट पर चुनाव जीते थे। 1977 में पहली बार सीपीआई ने यहां पर जीत हासिल की। 1980 से 1991 तक कांग्रेस का यहां पर कब्जा रहा। 2004 में सीपीआई ने सीट जीती और 2009 से शशि थरूर कांग्रेस के टिकट पर 99,000 वोटों से चुनाव जीते। 2014 में शशि थरूर ने बीजेपी प्रत्याशी राजगोपाल को महज 15,000 वोटों से हराया था। लेकिन 2019 में शशि थरूर फिर 99,000 से ज्यादा वोटों से जीते। 2024 में बीजेपी और कांग्रेस में जमकर मुकाबला था। दक्षिण का दुर्ग जीतने की बीजेपी की नजर इस सीट पर लगातार बनी रही है। तिरुवनंतपुरम में विधानसभा की 7 सीटें हैं। विधानसभा सीटों में कजाकुटकम, वट्टियूरकावु, निमोम, कोल्लम, तिरुवनंतपुरम, परसाला, नया टिटिनकारा, ये सीटें अहम हैं। तो ये थी वो सीटें जिन्हें लेकर इस दूसरे चरण में सबसे ज्यादा चर्चा हुई, जिन्हें लेकर हर किसी की नजर इस दूसरे चरण की इन सीटों पर बनी हुई है। इस विशेष पेशकश में इतना ही। दीजिए मुझे इजाजत। जय हिंद।